नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वन इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। आपको बड़ी खबर बता देते हैं दिल्ली से। थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। बैठक में सीएम योगी, डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा लेंगे हिस्सा। दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर हाईकमान से चर्चा होगी। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन पर भी लगेगी मुहर। निषाद पार्टी को 15 सीटें दे सकती है बीजेपी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कोर ग्रुप की बैठक होगी, दूसरे चरण के प्रत्याशियों को लेकर के चर्चा होगी। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन पर भी मुहर लगेगी। साथ ही निषाद पार्टी को 15 सीटें बीजेपी दे सकती है। बड़ी खबर है, दिल्ली दरबार में महामंथन और थोड़ी देर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक होगी। तो यूपी का दंगल, दिल्ली में मंथन। बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक, सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहेंगे। पहले दूसरे चरण के बचे 8 प्रत्याशियों पर मंथन होगा। दिल्ली में तीसरे चौथे चरण के प्रत्याशियों को लेकर चर्चा। बीजेपी और निषाद पार्टी के गठबंधन पर लग सकती है मुहर। निषाद पार्टी को 15 सीटें दे सकती है बीजेपी। तो बीजेपी कोर ग्रुप की दिल्ली में बैठक, और इस बैठक को लेकर के आपको लगातार खबरें बता रहे हैं, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। इस दौरान संभावना है कि निषाद पार्टी को 15 सीटें मिल सकती हैं। और अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, दिल्ली में कोर कमेटी की जो बैठक होने वाली है, कितनी देर में ये शुरू होगी? शामिल कौन कौन हो रहा है, क्या कुछ होने वाला है, जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी आज फिर से एक बार चिंतन और मंथन करेगी प्रत्याशियों के नाम को लेकर। पिछली बार भी जब बैठक हुई थी उसमें भी करीब 107 प्रत्याशियों के नाम भारतीय जनता पार्टी ने शामिल कर दिए थे। जो नाम है वो बता दिए थे। अगर हम बात करें तो थोड़ी देर में जो बैठक है वो शुरू हो जाएगी। चूंकि पंजाब के जो चुनाव की बैठक है उसको दिल्ली मुख्यालय में जारी किया गया है, और कहीं ना कहीं जो अमित शाह है केंद्रीय गृह मंत्री, वो इस बैठक में मौजूद है। जेपी नड्डा, अभी उनकी रिपोर्ट जो है कोरोना रिपोर्ट वो निगेटिव आई है, तो वो भी बीजेपी मुख्यालय पहुंचे हैं। अभी पंजाब की बैठक चल रही है। पंजाब की बैठक के बाद उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर जिन सीटों पर मंथन चलना है उस पर बैठक होगी। खुद सीएम योगी इस बैठक में मौजूद होंगे। इसके साथ अगर हम बात करें दोनों डिप्टी सीएम, चाहे वो दिनेश शर्मा हो या केशव प्रसाद मौर्य हो, वो इस बैठक में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष शामिल होंगे, और जो भी उत्तर प्रदेश चुनाव के प्रभारी हैं वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। खुद चुनाव प्रभारी जो धर्मेंद्र प्रधान है, केंद्रीय मंत्री, वो भी इस बैठक में शामिल होंगे। इसके साथ ही तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी शामिल होंगे। कयास लगाए जा रहे हैं कि इस बैठक में संजय निषाद और अनुप्रिया पटेल को भी बुलाया जा सकता है, क्योंकि सीट शेयरिंग पर इस बार चर्चा करनी है पार्टी को। कई मांगे हैं जो संजय निषाद की वो है। इसके साथ ही अनुप्रिया पटेल भी और सीटें चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी उनको दे, तो उसको लेकर भी चिंतन और मंथन चलेगा। देर रात तक यह बैठक चलेगी। थोड़ी देर का वक्त बचा है जब भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बैठक शुरू हो जाएगी। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता है वो दिल्ली पहुंचने शुरू हो चुके हैं। दिनेश शर्मा की बात करें तो वो यूपी सदन में मौजूद है। इसके साथ ही सीएम योगी भी थोड़ी देर में वहां पहुंचेंगे। इसके बाद भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय का रुख करेंगे। तमाम जो पदाधिकारी हैं वो भारतीय जनता पार्टी में मौजूद हैं। टिकटों के बंटवारे को किस प्रकार से देखिए, पीयूष बताया ये भी जा रहा है, संभावना जताई जा रही है पीयूष की निषाद पार्टी को 15 सीटें यहां मिल सकती हैं। इसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से निषाद पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजय निषाद, वो दबाव भी बना रहे थे, उनकी मांगे भी थी, और कहीं ना कहीं जो सहमति है वो भी भारतीय जनता पार्टी की ओर से बन गई है। यही कारण है कि खुलकर संजय निषाद बोल रहे हैं कि सहमति बन चुकी है, 15 सीटों पे बातचीत हुई है। निश्चित तौर पे संजय निषाद को 15 सीटें दी जा सकती है। अगर हम बात करें अनुप्रिया पटेल की, अपना दल एस जो उनकी पार्टी है, तो पिछली बार की अगर हम बात करें तो करीब 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया था, जिसमें से 9 सीटों पर अनुप्रिया पटेल की पार्टी ने जीत दर्ज की थी। इस बार अनुप्रिया पटेल 2-3 सीटें और मांग रही है, और संभव है कि भारतीय जनता पार्टी जो सीटें उनको देंगी उसमें बढ़ोतरी कर दे, यानी 13 से 14 सीटें अनुप्रिया पटेल को भी मिल सकती है। हालांकि अंतिम मुहर नहीं लगी है, कयास लगाए जा रहे हैं, सूत्र यही बता रहे हैं। और भी जो प्रत्याशियों की लिस्ट जो जारी हुई थी उसमें
कई नाम छूटे हुए थे। करीब करीब अगर हम बात करें पहले चरण की या दूसरे चरण की, तो जो उत्तर प्रदेश सरकार की बात करें या उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा कि जो जिन सीटों पे चर्चा नहीं हुई है उन पे फिर से आज जो चिंतन मंथन होगा, उसके बाद नाम फिर से केंद्रीय चुनाव समिति में भेजा जाएगा और फाइनल कर दिया जाएगा। तो निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर बड़ी बैठक यहाँ पे करने वाली है। देर रात तक चिंतन मंथन चलेगा, एक एक सीट पर बातचीत चलेगी। चूंकि अब तीसरे और चौथे चरण के जो मतदान होने हैं उनके प्रत्याशियों के नाम पर भी मुहर लगनी है, तो किस प्रकार से प्रत्याशियों के नाम को शॉर्टलिस्ट करना है। चूंकि फीडबैक भी इंटरनल सर्वे कराया गया था, पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने कराया था, बूथ लेवल से इंटरनल सर्वे कराया था कि किन प्रत्याशियों का वजूद वहां पे ठीक है, कि कौन से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए जिताऊ प्रत्याशी साबित हो सकते हैं। उन पर भारतीय जनता पार्टी दांव लगाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती है कि किसी प्रकार से जो दागी विधायक हैं या दागी प्रत्याशी हैं उनको टिकट दिया जाए। इसको लेकर भी चिंतन मंथन यहाँ पे चलेगा और निश्चित तौर पे जो चीजें निकल कर सामने आएंगी, क्योंकि देर रात तक ये बैठक चलेगी। करीब करीब 3 से 4 घंटे तक कयास लगाए जा रहे हैं कि ये बैठक चलेगी। तमाम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी मौजूद होंगे और एक एक सीट पे 3-3, 4-4 नाम सुझाए गए हैं। तो बड़ा मुश्किल है भारतीय जनता पार्टी के लिए भी एक नाम को तय करना, चूंकि केंद्रीय चुनाव जो पहली लिस्ट आई उसमें 107 प्रत्याशियों के नाम की घोषणा हुई है। अब आप बता रहे हैं कि तीसरे और चौथे चरण के जो प्रत्याशी उनके नाम पर मंथन होगा। अगर मंथन की हम तीसरे और चौथे चरण की अगर बात करते हैं तो कुल कितने प्रत्याशी हो सकते हैं, कितने प्रत्याशियों के नाम की जो मंथन है वो इसमें होने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से पिछली बार की अगर हम बात करें तो 172 प्रत्याशियों के नामों पर मंथन हुआ था और 107 प्रत्याशियों के नाम को घोषित कर दिया गया था। इस बार भी कयास लगाए जा रहे हैं कि 200 से ज्यादा प्रत्याशियों के नाम पर चिंतन और मंथन किया जाएगा और करीब करीब अगर हम बात करें तो 100 प्रत्याशियों के नाम पर आपसी सहमति कहीं ना कहीं बन चुकी है और भी जो नाम है उस पर भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है, खुद गृह मंत्री अमित शाह ने प्रदेश की अब की बार कमान संभाली है। वो एक एक प्रत्याशियों के नाम को देख रहे हैं कि किनको टिकट देना है, किनको नहीं देना है। खुद वो फीडबैक ले रहे हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठन महासचिव हो या जो उत्तर प्रदेश के संगठन महासचिव हो सुनील बंसल। जी पीयूष, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। रुक करते गाजियाबाद का, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सपा पर हमला साधा है। उन्होंने कहा है कि अपराधियों को टिकट देने का आरोप है। सपा का चेहरा सबके सामने आ चुका है। कई सीटों पर सपा ने अपराधी उतारे हैं। सीएम योगी ने कहा कैराना, सयाना, लोनी में सपा ने अपराधी उतारे हैं। हिस्ट्री शीटर्स को टिकट देकर सपा ने चरित्र दिखाया है। पलायन के जिम्मेदार को सपा ने टिकट दिया। दंगे कराने वालों को भी सपा का टिकट मिला। सपा की पहली सूची में कई पेशेवर अपराधी हैं। मुंह छिपाने के लिए अब सपा सूची छिपा रही है। पिछले 5 वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने जिन पेशेवर अपराधियों को और गुंडों के मन में भय पैदा किया था, जनता को भयमुक्त वातावरण दिया था, आज समाजवादी पार्टी का चेहरा एक बार फिर से सबके सामने आ चुका है। कैराना से लेकर के बुलंदशहर, स्याना और लोनी तक जो चेहरे समाजवादी पार्टी के सामने आए हैं, कोई कैराना हिंदू व्यापारियों के पलायन के लिए जिम्मेदार अपराधियों को, मुजफ्फरनगर के दंगों के अपराधियों को और उन पेशेवर हिस्ट्री शीटर को अपना कैंडिडेट बना करके समाजवादी पार्टी ने अपने वास्तविक चरित्र को एक बार फिर से प्रदेश के सामने, देश के सामने प्रस्तुत कर दिया है कि प्रदेश के बारे में उनकी मंशा क्या है। और मुझे लगता है कि उनकी पहली सूची ने इस बात को साबित कर दिया है कि उनका सामाजिक न्याय, गरीबों, दलितों, पिछड़ों और व्यापारियों की और सम्मानित नागरिकों की संपत्ति पर कब्जा करने वाले पेशेवर अपराधियों के प्रति उनको प्रश्रय देकर के आगे बढ़ाने की अपनी इस प्रवृत्ति से वह आज भी कहीं हटे नहीं है और आदत बहुत जल्दी सुधरती भी नहीं है। और इसीलिए जल्दीबाजी में आज अपना मुंह छिपाने के लिए अब उन्होंने सूची सार्वजनिक करने से परहेज कर दिया है।
कहा कि अब चुपचाप सिंबल टेबल के अंदर से लेन देन जो उनका पहले होता था वही अब सिंबल के भी लेन देन का कार्य अब टेबल के नीचे से उनका चुपचाप होगा। उन्होंने इस बात को फिर से शुरू कर दिया है, लेकिन मैं प्रदेशवासियों को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, प्रदेशवासियों का, प्रदेश के जनता जनार्दन का आशीर्वाद होगा तो भारतीय जनता पार्टी 10 मार्च को फिर से प्रचंड बहुमत की सरकार बनाएगी और इन पेशेवर गुंडों और अपराधियों पर वैसे ही टूटेगी जैसे पहले टूट करके इनको बिलों के अंदर घुसाया था। इन्हें फिर से बिलों के अंदर घुसाने का कार्य सरकार करेगी। गाजियाबाद में सीएम योगी ने कोविड सेंटर का निरीक्षण करने के बाद कहा कि यूपी के कोविड प्रबंधन की पूरे विश्व भर में सराहना की है। कोविड कंट्रोल मॉडल देश के आगे खड़ा किया है। यूपी में कोरोना नियंत्रित स्थिति में है। सीएम योगी ने कहा कि दूसरी कोविड काल की तुलना में थर्ड वेव कम खतरनाक है। यूपी में रिकॉर्ड जांच और वैक्सीनेशन भी हुई है। उन्होंने कहा कि यूपी के 94% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। विगत पौने 2 वर्षों से कोरोना प्रबंधन के लिए बेहतरीन प्रयास करने का जो अभियान चल रहा है, उसके अच्छे परिणाम भी देखने को मिले हैं। भारत के कोरोना प्रबंधन को दुनिया ने स्वीकार किया है और भारत के कोरोना प्रबंधन की सर्वत्र न केवल चर्चा हुई है बल्कि हर एक जगह उसको सराहा भी गया है। उत्तर प्रदेश के अंदर कोरोना प्रबंधन की इस कार्यक्रम को हम लोगों ने प्रथम और द्वितीय वेव के दौरान सफलतापूर्वक न केवल इस सदी की सबसे बड़ी महामारी को नियंत्रित करने में सफलता प्राप्त की थी, बल्कि कोविड प्रबंधन का एक मॉडल भी देश के अंदर खड़ा करने में सफलता प्राप्त की थी। रिकॉर्ड हो रहा है, ये सीएम हो रहा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने जो एक आशंका व्यक्त की थी कि अगस्त सितंबर 2021 में कोरोना की थर्ड वेव आएगी और आशंका व्यक्त की थी कि जो सेकेंड वेव की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगी, वह बेहतरीन कोविड प्रबंधन के माध्यम से न केवल देश में बल्कि उत्तर प्रदेश में भी पूरी तरह नियंत्रित रही। और सीएम योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट किया है, जाति के नाम पर राजनीति करने वालों पर तंज कसा है। राष्ट्रकवि पंक्तियां लिख करके विपक्षी दल पर उन्होंने निशाना साधा है और लिखा है कि पाते सम्मान तपोबल से, भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर। तो इस तरीके से उन्होंने कुछ ट्वीट किया है और लिखा है कि पाते हैं सम्मान तपोवल से, भूतल पर शूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की ये पंक्तियां लिख करके उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधा है। और लखनऊ में कई दलों के नेताओं ने बीजेपी ज्वाइन की है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कराई ज्वाइनिंग। सभी नेताओं का बीजेपी में स्वागत है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि 2022 में 300 से ज्यादा सीट जीत रहे हैं। सपा की हवा निकलने वाली है। पहले गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने लखनऊ में कई नेताओं को पार्टी की सदस्यता दिलाई है और 2022 में 300 से ज्यादा सीट जीतने का दावा भी उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने विपक्ष पर भी निशाना साधा है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी, पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, ब्रजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। मैं इन सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी, पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, ब्रजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं।
मैं इन सबका स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी परिवार में हमारे श्रीमान दलजीत सिंह जी पूर्व विधायक, रश्मि आर्या जी, ब्रजमोहन कुशवाहा जी, डॉक्टर सुरभि जी और हमारे जनवादी पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सचिन चौहान जी, ये सब शामिल हुए हैं। बीजेपी से बर्खास्त मंत्री हरक सिंह रावत का बयान सामने आया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने मुझे दिल्ली में मिलने के लिए बुलाया। ट्रैफिक के चलते थोड़ी देर हो गई। मैं उनसे और गृह मंत्री अमित शाह से मिलना चाहता था, लेकिन जैसे ही मैं दिल्ली पहुंचा मैंने सोशल मीडिया पर देखा कि बीजेपी ने मुझे निष्कासित कर दिया है। हरक सिंह रावत ने कहा कि इतना बड़ा फैसला लेने से पहले बीजेपी ने मुझसे एक बार भी बात नहीं की। अगर मैं कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल नहीं होता तो 4 साल पहले बीजेपी से इस्तीफा दे देता। मुझे मंत्री बनने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं है, मैं सिर्फ काम करना चाहता हूं। इसके बाद हरक सिंह रावत ने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तराखंड में सरकार बनाएगी, मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। सबसे मेरे बहुत व्यक्तिगत संबंध थे, अमित शाह जी से, नड्डा जी से, प्रहलाद जोशी जी से, सबसे बहुत अच्छे संबंध थे। एक बार मुझसे बिना बात किए हुए इतना बड़ा निर्णय उन्होंने लिया, मुझे लगता है कि विनाशकालीन विपरीत नीति। खुद मुझे नहीं मालूम कि बीजेपी के नेताओं को जो पूरा देश चला रहे हैं, एक मनगणत बीजेपी से निकाले जाने के बाद हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी ने हरक सिंह रावत से खास बातचीत की है। सुनिए हरक सिंह रावत का क्या कुछ कहना है। बातचीत करने के लिए हरक सिंह रावत जी हैं। सर, 5 सालों से आप बीजेपी सरकार में थे, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, अचानक से आपके कांग्रेस में जाने की खबरें आई, फिर वो भी चीज़ ठीक हो गई थी, अचानक ऐसा फैसला भारतीय जनता पार्टी ने ले लिया, आपको पार्टी से निकाल दिया, मंत्रिमंडल से निकाल दिया। इनको बुद्धि कुबुद्धि आ गई, मैं आज बता रहा हूँ। ये भ्रम में और सोशल मीडिया के भ्रम में इतने बड़ा देश चलाते हैं, इतना तंत्र है इनके पास, मुझे बड़ा दया आ रही इन पे। मैं आज बता रहा हूँ, मुझे इतनी दया आ रही है कि ये कैसे गलत में शिकार हो गए। मतलब एक सोशल मीडिया पे, आप भी जानते हो, आप भी मीडिया से जुड़े हो, आजकल तो सोशल मीडिया में कुछ भी चल जाता है, कुछ रुकावट नहीं, कोई लगाम नहीं है, और उसको आधार बनाकर आप ये सोच के कहीं मैं सचमुच चले जाऊं। अरे एक बार पूछ लेते, मैं कोई चोट टके थोड़ी हूं, फाइटर हूं, जाना होता कैसे रोक लेते तुम मुझे? कोई रोक सकता है किसी को? तो सवाल सर, कांग्रेस पार्टी से आप किन सीटों की मांग करेंगे? इसके साथ ही अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी के क्या हरीश रावत के चेहरे पे आप लोग चुनाव लड़ेंगे? आपकी नाराजगी दूर हो गई? देखिए, कोई नाराजगी किसी की नहीं होती, ना राजनीति में ना कोई दोस्त होता है ना कोई दुश्मन होता है, और कोई नाराजगी किसी से नहीं होती है। समय है, परिस्थितियां हैं, बनती हैं। और हरीश राव जी, जब मैंने कहा ना कि मैं त्रिवेंद्र राव साथ काम कर सकता हूँ, जिसने प्यारो के रूप में काम किया वो मेरे साथ, अब आज मैं जब उसके मुख्यमंत्री बन गया, मैं उसके साथ काम कर सकता हूँ। त्रिवेंद्र राव जिसको मैंने बच्चे की तरह पाला, अगर उसके साथ में जो है मंत्री के रूप में काम कर सकता हूँ, आत्मा मार के काम कर सकता हूँ। आप सोचो कि जो आपके साथ एकदम जूनियर कोई रिपोर्टर आपके साथ आ जाए और एकदम वो आपका एडिटर हो जाए, आप सोचो कि कैसे आत्मा को लगे आप, और उसमें क्षमताएं भी न हो। कोई ऐसे शिष्य कभी कई बार गुरु रह जाता है, चेला शक्कर हो जाता है, लेकिन चेला शक्कर होने लायक तो वो भी ऐसे नालायक शिष्य है जो शक्कर होने लायक भी नहीं, और वो शक्कर हो जाए और तभी कड़े घुट पे कर हम रह सकते हैं। सीटों पे चर्चाएं हो गई है, कौन सी सीटें आपको कांग्रेस पार्टी देंगी? नहीं, बिल्कुल मैं अभी कोई चर्चा नहीं हुई। मैंने कहा ना कि मैंने अभी तो कोई चर्चा ही नहीं की, अब करूंगा। धन्यवाद सर। तो ये थी हमारे साथ हरक सिंह रावत जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि जो चर्चा है वो कांग्रेस पार्टी से निश्चित तौर पर हुई है। वीडियो नारायण गोसाई के साथ पीयूष तिवारी, नई दिल्ली। हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने के बाद सीएम धामी और प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। से दूर चलने वाली पार्टी है, और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चलें। लेकिन यहाँ पर चूंकि स्थितियाँ ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए
पार्टी ने निर्णय लिया। मुख्यमंत्री जी ने डॉक्टर हरक सिंह रावत जी को मंत्रिमंडल से हटाने का निर्णय लिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर पार्टी के प्राथमिक सदस्य थे डॉक्टर हरक सिंह जी को भी निलंबित करने का, निष्कासित करने का निर्णय हुआ। पिछले दिनों से लगातार इस प्रकार की गतिविधियां, इस प्रकार की शिकायतें, इस प्रकार की सारी बातचीत सामने आ रही थी और कल पार्टी ने अनुशासन की उस सीमा में बाहर करने के रूप में हरक सिंह रावत जी को पार्टी से अलग किया है। उत्तराखंड में चुनाव को लेकर सियासी पार्टियां जोर शोर से जनता को लुभाने में जुटी हैं। इसी बीच हमारे एसोसिएट एडिटर ने कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल से हरक सिंह रावत को पार्टी से निष्कासित करने पर खास बातचीत की। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल साहब। सुबोध जी, हरक सिंह रावत को 6 साल के लिए पार्टी से बर्खास्त कर दिया गया, क्या प्रतिक्रिया? पार्टी के निर्णय के साथ खड़े। सबसे बड़ी बात यह कि लगातार वो पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे थे, बार्गेन कर रहे थे पार्टी के साथ जो है। आपको लगता है कि ये परिणति ये उनकी वजह से आई है या फिर वो तो कह रहे हैं कि मैं पूरी तरह इनोसेंट था, मुझे बगैर मेरा पक्ष सुने हुए मुझे पार्टी से बर्खास्त कर दिया? देखिए, मैंने आपसे कहा ना, सारी भारतीय जनता पार्टी के निर्णय के साथ खड़ी है। सर, आखिर में क्या लगता है कितना बड़ा नुकसान हरक सिंह रावत के जाने का, कितना बड़ा नुकसान? आपको कोई नुकसान नहीं होने वाला। भारतीय जनता पार्टी की सत्ता में वापसी हो रही है। आपको लगता है कि पूरी तरह से दोबारा आप लोग निश्चित रूप से सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाएगी? बिल्कुल, तो देखिए ये सुबोध उनियाल साहब हैं जिन्होंने बहुत संक्षेप में चीजें कही कि पार्टी को कोई नुकसान नहीं और हम पार्टी के फैसले के साथ खड़े हैं। हर किसी को मालूम है कि आखिर हरक सिंह रावत के मायने क्या थे और हरक सिंह रावत के जाने के पीछे जो डैमेज है उसे कंट्रोल करने में फिलहाल पार्टी जुड़ी हुई है। और सुबोध उनियाल हरक सिंह रावत के साथ ही 2016 में कांग्रेस को छोड़कर के बीजेपी में आए थे और अब हरक सिंह रावत वापस लौटे हैं। तो कम से कम 2 झटके, इससे पहले यशपाल आर्या और अब हरक सिंह रावत पार्टी से अलग हुए हैं। तो कहीं ना कहीं अब चीजों को मैनेज करने की कोशिश हो रही है। सुबोध उनियाल कह तो रहे हैं कि हम पूरी तरीके से सत्ता में वापसी करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो शब्द हैं उसमें वो विश्वास कमजोर नजर आता है। वीडियो जर्नलिस्ट राजन बड़ोला के साथ ब्रजेश श्रीवास्तव, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून। उत्तराखंड में कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। नैनीताल से पूर्व विधायक और महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरिता आर्य अपने बगावती सुर के बाद अब बीजेपी में शामिल हो गई हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उन्हें सोमवार को देहरादून में पार्टी की सदस्यता दिलवाई। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी मौजूद रहे। सरिता आर्य के साथ ही कांग्रेस महिला प्रदेश उपाध्यक्ष रेखा बोरा गुप्ता और वंदना गुप्ता भी बीजेपी में शामिल हो गई हैं। वहीं सरिता आर्य को कांग्रेस पार्टी ने सभी पदों से हटाते हुए 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया है। इससे पहले सरिता आर्य ने बगावती तेवरों से कांग्रेस मुख्यालय भवन का माहौल गरमाए रखा था। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे पे विश्वास जताया, मैं उनके लिए उनका आभार प्रकट करूंगी, शीर्ष नेतृत्व का भी और माननीय मुख्यमंत्री जी और सम्मानित प्रदेश अध्यक्ष जी का, कि आपने मेरी पीड़ा को सुना और मैंने जिस तरह से अपनी पीड़ा को जाहिर किया था कि देखिए, यशपाल आर्या जी और उनका बेटा जब भारतीय जनता पार्टी से कांग्रेस में आए थे तो हम 2 महिलाएं प्रभावित हुई हैं वहाँ। मैं नैनीताल से पूर्व विधायक भी हूँ, मैंने 17 में भी चुनाव लड़ा और सुनीता बाजवा ने भी 2017 में चुनाव लड़ा। वो आके वहाँ पे कह सकते थे कि भाई जो सीटें हम लोग नहीं जीत पाए हैं कांग्रेस, वहाँ हम लोगों को भेज दो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हम 2 महिलाएं वहां पर हम लोगों को इग्नोर किया गया। भारतीय जनता खबर बुलंदशहर से, जहां नामांकन स्थल पर पहुंचे डीआईजी संतोष कुमार सिंह, डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी डीआईजी के साथ रहे मौजूद। पहले चरण के नामांकन स्थल की ड्रोन कैमरे से कराई जा रही है निगरानी। सुरक्षा के मद्देनजर चप्पे चप्पे पर तैनात किया गया पुलिस बल। तो पहले चरण की निगरानी के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर की ये तस्वीरें हैं और हमारे संवाददाता प्रवेंद्र लोधी ने सुरक्षा व्यवस्था का रियलिटी चेक किया और डीआईजी संतोष कुमार सिंह और डीएम चंद्र प्रकाश सिंह से खास बातचीत की। उत्तर प्रदेश में चुनावी बिगुल बच चुका है। हम इस वक्त बुलंदशहर के नामांकन स्थलों पर हैं, जहां पर डीआईजी और डीएम खुद जो डेरा डाले हुए हैं फोर्स के साथ, उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आखिर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर किस तरीके के इंतजाम उनकी तरफ से किए गए हैं। सर, क्या इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा व्यवस्था? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं। हमारा मकसद यही है कि जो चुनाव आचार संहिता है उसका 100% अनुपालन हो, कहीं भी अराजकता की स्थिति न दिखे, लोग शांतिपूर्ण माहौल में अपने मताधिकार का प्रयोग करें
और ये सारी कवायद इसी उद्देश्य से है। सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोगों को बता दिया गया है कि चुनाव आयोग की जो वर्तमान गाइडलाइंस हैं उनके तहत उन्हें किस तरह का आचरण करना है। आज एक कैंडिडेट द्वारा नामांकन किया जा रहा है और आपने देखा होगा किसी तरह की कोई हलचल नहीं है, बहुत ही सामान्य तरीके से और नियमबद्ध रूप से काम हो रहा है। जो कैंडिडेट आने से उनकी तलाशी वगैरह कोई इस तरीके से कराई जा रही है? देखिए, ये तो 100% जो भी अंदर एंट्री कर रहा है उसकी फ्रिस्किंग चेकिंग कराई जा रही है ताकि किसी प्रकार कोई समस्या न पैदा हो, और पुलिस प्रशासन दोनों सजग और सतर्क हैं। और हमारा लक्ष्य यही है कि हम बहुत अच्छा माहौल फैसिलिटेट करें सभी लोगों को, आम आदमी को, चुनावी पार्टियों को भी, ताकि एक बेहतर माहौल में शांतिपूर्ण तरीके से निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव संपन्न हो सके। ठीक है, देखिए डीएम साहब हैं, सीपी सिंह हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप नामांकन स्थल पर मौजूद हैं, यहाँ पर किस तरीके की जो व्यवस्था कराई गई है? आज नामांकन का तीसरा दिन है। शुक्रवार को और शनिवार को कोई नामांकन नहीं हुआ था। आज पॉलिटिकल पार्टी, जो रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कैंडिडेट्स के द्वारा नामांकन प्रस्तावित है। पूरी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और आप स्वयं देख रहे हैं, ड्रोन के माध्यम से निगरानी की जा रही है, वीडियो कैमरे लगाए गए हैं, पूरे उसमें CCTV लगाए गए हैं। भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं कि जो भी प्रत्याशी है नामांकन करने जाएगा वो केवल 2 ही लोग जाएंगे नामांकन कक्ष में। ये हम लोगों ने पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ बैठक करके उनको अवगत भी करा दिया है। इसके अलावा कोविड की भी गाइडलाइंस का पालन किया जा रहा है और पूरी पारदर्शी तरीके से सभी से अनुरोध किया गया है। और आपके माध्यम से मैं पुनः अनुरोध करूंगा कि जो भारत निर्वाचन आयोग की गाइडलाइंस हैं आचार संहिता को लेकर के, हम लोग तो पालन करा ही रहे हैं। मेरा सभी राजनीतिक दलों से आपके माध्यम से अनुरोध है कि स्वयं ही वो उसका पालन करें। उनको सबको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ताकि किसी अप्रिय स्थिति से वो भी बचें और हम लोग भी बचें। देखिए, ये तो हमारे साथ में डीएम सीपी सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सुरक्षा व्यवस्था को लेकर यहाँ चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं जो प्रत्याशी हैं उनसे अपील भी उन्होंने की है कि कोविड गाइडलाइन का पूर्ण तरीके से पालन करें। बुलंदशहर से न्यूज़ 1 इंडिया के लिए परवेंद्र लोधी। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। नमस्कार।